लोग ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीएसटी की कलेक्शन ऑल टाइम हाई है, और इस सब के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। मतलब जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, इस तरह का एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है सिर्फ इसलिए कि हम डिरेल हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब किसी को काम करने के लिए कुछ ना मिले। तो इस डेफिनेशन को ही हमें चेंज करने की जरूरत है। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ जॉब से रिलेट करके मत देखिए। बहुत सारे मोदी जी ने एक स्कीम चलाई है, स्वावलंबी भारत, यानी कि मैं जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बन, मैं, और मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सब चीज़ें इसके बनी ताकि हम अपना उद्योग बढ़ा सकें। हमने पाकिस्तान में 9 उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकी रहते थे, और उन ठिकानों को देखा गया, रेकी की गई प्रॉपर्ली कि वहाँ टेररिस्ट कैंप चलते थे, और उन्हीं पर हमला किया गया। कहीं पर भी पाकिस्तानी सिविलियन को हमने नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा ना मंशा थी, ना ऐसा किया। जब हम भारत के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर बड़े नामों और चेहरों का उल्लेख होता है, लेकिन कई बार पर्दे के आगे और पीछे काम करने वाले ऐसे सशक्त व्यक्ति भी होते हैं जिन्होंने न केवल नीतियों को आकार दिया बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक प्रेरणादायी नाम है रश्मि खेत्रपाल, जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की इकोनॉमिक सेल की स्टेट कन्वीनर हैं। उनका परिचय केवल एक राजनेता या चार्टेड अकाउंटेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नीति निर्माण, सामाजिक सेवा, डिजिटल नवाचार और औद्योगिक विकास जैसे कई क्षेत्रों में अपनी विशेष छाप छोड़ चुकी हैं। उन्होंने जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत की कर व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है। रश्मि खेत्रपाल की एक विशिष्ट पहचान उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों में भी झलकती है। उनका बनाया काउंट मैजिक नामक एक इनकम टैक्स एप्लीकेशन आज करदाताओं के लिए सुविधाजनक उपकरण बन चुका है। वे एक सफल चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, जो व्यावसायिक और वित्तीय सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। सामाजिक क्षेत्र में वे महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं। उन्होंने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डायरेक्टर और पंजाब एंड सिंध बैंक में डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण संतुलित, सटीक और राष्ट्रीय हित में होता है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए बेहद प्रभावी मानी जाती हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए बेहद प्रभावी मानती हैं। वे अपराध, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति और आतंकवाद जैसे जटिल विषयों पर भी स्पष्ट राय रखती हैं। जी हाँ, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जीएसटी को लागू कराने में आपकी क्या भूमिका रही है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती किस तरह की थी? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जीएसटी जैसा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट इतना इजी वे में वो लेकर आए और उनको इतना अच्छे से लॉन्च किया। जो भी हम जब कभी नया कोई कानून आता है, नई पॉलिसीज आती हैं और जब हम उनको लॉन्च करते हैं, स्पेशली जब हम उनको नीचे दर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो शुरू में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और वो हर बार आती हैं। जब पहले हम सेल्स टैक्स से वैट लेकर आए वो तब भी आई प्रॉब्लम्स, और जब हम वैट से सर्विस टैक्स हमने ऐड करा और सर्विस टैक्स के बाद जब हम जीएसटी पे लेकर आए। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि जब हमने सेल्स टैक्स से वैट लेकर आए और वैट से जब हम सर्विस टैक्स को इंक्लूड करा, हमने उस समय प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सबके अलग अलग
विचार बन रहे थे। लेकिन जब हमने जीएसटी लॉन्च किया और जीएसटी के लॉन्च करने समय जो सरकार की मंशा थी वो बहुत प्योर और क्लियर थी कि देश में जीएसटी आना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नहीं मिल रही थी वो मिलेंगी, और साथ साथ एकता और समानता का एटमॉस्फेयर रहेगा। और इसलिए सरकार चाहती थी कि वो लॉन्च हो, लेकिन कहीं नीचे कुछ इस तरह के तत्व थे जो वो नहीं लॉन्च होने देना चाह रहे थे और भ्रांतियां फैला रहे थे कि जीएसटी आ जाएगा तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा तो आपको ये नुकसान होगा। तो इस तरह की भ्रांतियां बहुत फैल रही थी। और लेकिन अब तो क्योंकि हम 2017 की बात है और आज हम 2025 में बैठे हैं, जब 8 साल हो चुके हैं जीएसटी को, 1 जुलाई को 8 साल हो जाएंगे, तो अब तो हमने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि जीएसटी की कलेक्शन इतनी हाई हो रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सब लोग जीएसटी के साथ हैं, सारे बिजनेसमैन जीएसटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन सब का जो पहले खाता 60% खाता आपका व्हाइट में होता था, ट्रू फैक्ट्स होते थे, और 40% इकोनॉमी में कैश इकोनॉमी चलती थी। लेकिन आज कैश इकोनॉमी कहीं बिल्कुल खत्म हो गई है। आज एक ऑटो वाले में भी अगर आप बैठे ऑटो में भी, तो भी आप पेटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ कहां से आया? इसकी इनिशिएशन जीएसटी से शुरू हुई। ये हम जीएसटी लाए तो हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसके साथ साथ लोगों को उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि भाई सरकार के पास जो वो पैसा आ रहा है उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? देश की ग्रोथ में इन्वेस्ट हो रहा है। आप अगर आज रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इंडिया के बाहर बहुत ट्रैवल करती हूँ और बहुत कंट्रीज में मैं अपने काम के सिलसिले में जाती हूँ, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, एशिया की अदर कंट्रीज हो, यूएस हो, स्विट्जरलैंड हो। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आज इंडिया में, अगर उससे मैचिंग नहीं कहूंगी तो उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया में हो चुका है। और वो सब कहां से आया? जीएसटी की कलेक्शन से। अगर जीएसटी नहीं आया होता, सोचिए, तो आज जब देश में आतंकवाद का हमला हुआ तो जो डिफेंस का इक्विपमेंट्स इंडिया में थी, जो डिफेंस का सामान इंडिया में बन रहा था, उस सब के लिए पैसा कहां से आया? ये जीएसटी की कलेक्शन थी। इनफैक्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो सारे बिजनेसमैन, चाहे वो स्मॉल और मीडियम है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, सर्विस सेक्टर में है या अपने सेल्स ट्रेडिंग करते हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके मेहनत की कंट्रीब्यूशन ये जीएसटी के रूप में देश में मिली। और उसी को हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ईमानदारी से देश के हित के लिए एलोकेट किया। और क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैं कहूंगी डेडिकेटेड देशभक्त हैं, तो उन्होंने उस पैसे को राइटफुली यूज किया, बिना उस पैसे को कहीं भी खर्च किए हुए, मतलब उसमें कोई डायल्यूशन नहीं आई। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे तो वो खुद बोलते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। वो उन्होंने करप्शन को हाथ अपने खड़ा कर दिया कि करप्शन को मैं डील ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, डे 1 उन्होंने बोला कि मैं करप्शन के अगेंस्ट काम करूंगा, डिजिटलाइजेशन पर जाऊंगा। और आज इवन वर्ल्ड बैंक भी बहुत असमंजस में है कि हम किस तरह के डिजिटाइजेशन पर आ गए हैं कि एक स्मॉल ऑटो वाला, एक फ्रूट वाला, एक सब्जी वाला, इवन एक कबाड़ी वाला जो वेंडर आपके यहाँ आता है, वो भी आपसे पेटीएम और यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो ये जो वाइड स्प्रेड डिजिटाइजेशन आया वो सब जीएसटी की वजह से है। जीएसटी उसका मैं कहूंगी बैकबोन है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ, एक रूट था जिसकी वजह से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर आ पाए। आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हैं, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा करप्शन भी इसमें आया है आज की डेट में। और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, पहले ये बहुत कम था, अब ज्यादा है कि आपने ओटीपी शेयर किया, आपका अकाउंट निल हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं लॉस भी तो है। देखिए, जब भी हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, किसी भी तरह के डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्राइम होने की चांसेस हमेशा होते हैं। ये पहले भी होते थे।
अगर आपके पहले भी जो खाते होते थे, पहले आपके खातों में से पैसे निकल जाते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। अब तो क्योंकि मैसेज आ जाता है आपको, तो आपको पता चल जाता है कि मेरे खाते में से पैसे निकल गए हैं। पहले भी जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती थी, कितने लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम से कितने लोग कितने सालों से पैसे खा रहे हैं। आज जो योजना चलती है, जिसके लिए चलती है उस तक पहुंचती है। पहले पता ही नहीं होता था, मुझे तो आज तक नहीं पता था कि कोई बेटियों के लिए योजना है या कोई खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी भी रही हूँ, नेशनल लेवल की एथलीट रही हूँ, तो खिलाड़ियों के लिए कोई योजना है पता चलता था, बीच में से ही लोग उस पैसे को खा गए। आज जिसके लिए ऊपर से पैसे चलते हैं उसी को मिलते हैं, क्योंकि उसी के अकाउंट में आ रहे हैं। तो आज इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो सामने आ रहे हैं। नो डाउट साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो इंक्रीजिंग पर हैं, और इसी वजह से मेरे बेटे ने, जो कि अभी यूएस से साइबर सिक्योरिटी के अंदर और डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर डबल मेजर कर आया, तो इंडिया में साइबर क्राइम को लेकर वो लगा हुआ है, और उसने एक उस तरह का एआई बनाया है जिससे कि वो पहले से ही अलर्ट दे सकता है कि यहाँ फ्रॉड होने वाला है या ये ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन लग रही है। तो इस पर लोग काम करें, और मेरा बेटा ही नहीं, बहुत से और इस देश के बेटे और बेटियां आज डीप टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हैं, और इसके अंदर काम कर रहे हैं। और इवन सरकार भी वचनबद्ध है। टाइम पर मैं खुद वीडियोस देखती हूँ आजकल, तो आप कहीं पे फोन मिलाओ तो टोन में भी आ रहा है कि साइबर अपराधी हैं, आप किसी को अपना ओटीपी ना बताएं। ये सब कुछ अवेयरनेस, इसको हम कहते हैं कि जनता के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आपका पैसा कहीं पर भी गलत हाथों में पड़े और आपके हाथ से जाए, क्योंकि जब वो आपके यहाँ से वो जाएगा तो किसी न किसी गलत हाथ में पड़ेगा और गलत एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। तो सरकार तो आपकी मदद कर ही रही है, और हमें भी सतर्क रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जैसे कि आप बताया गया था कि काउंट मैजिक एक सॉफ्टवेयर आपने लॉन्च किया था जब जीएसटी स्टार्टिंग में इंडिया में आया, तब आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसका एक ऐप भी बनाया था। तो इसका फ्यूचर क्या है और इससे क्या बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं? जब जीएसटी लॉन्च हो रहा था, तो जीएसटी लॉन्च करते समय जब मैंने देखा कि जीएसटी का स्वरूप क्या रहेगा, समझा, तो मेरे को ये समझ में आया कि क्योंकि जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली रिटर्न फाइलिंग रहेगी, और रिटर्न फाइलिंग का जीएसटी में बहुत यूनिक प्लेसमेंट थी, जरूरत थी कि जो मैं रिटर्न फाइल करूंगी और मैंने रिटर्न में बोला कि मैंने आपसे कोई चीज परचेज करी है, तो आपकी रिटर्न भी फाइल हुई होनी चाहिए, तभी मुझे उस परचेज पर जो मैंने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलेगा। और मैंने जो चीज एक एक्स पर्सन को सेल करी और उस पर मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, अगर मैं रिटर्न फाइल करके वो टैक्स नहीं जमा कराऊंगी तो उस एक्स पर्सन को उस जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट का जो कोरिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके लिए रिटर्न फाइलिंग टाइम पर हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो मैंने ये देखते हुए, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, और मुझे लगा 1500 क्लाइंट्स की अगर रिटर्न भरनी पड़ेगी तो लास्ट डे पर, और सारे क्लाइंट्स तो एक जैसे ही होते हैं कि लास्ट के 1-2 दिन में ही रिटर्न्स लेकर आएंगे, तो इतने क्लाइंटों के रिटर्न भरेंगे कैसे, और कैसे मैं इंश्योर करूंगी कि जो डेटा मैं डाल रही हूँ, इनपुट कर रही हूँ, वो करेक्ट है। तो मैंने काउंट मैजिक नाम का एक सॉफ्टवेयर 1 जुलाई 2017 को ही लॉन्च किया था, और जिसके अंदर हमने ऑटोमेटिक फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न का प्रोविजन रखा था कि आप अपनी सिर्फ सेल्स की एंट्री उस पर कर दीजिए, या जब आप अपनी अकाउंटिंग करें तो उधर से ही अपना इनवॉइस आप करते जाइए, ताकि ऑटोमेटिकली जब आपने इनवॉइस किया वो आपके उसको वो आउटपुट मान लेगा, और परचेज जो आप करोगे उसका वो इनपुट का क्लेम लेके ऑटोमेटिकली जीएसटी की रिटर्न जनरेट हो जाएगी। आपको जीएसटी की रिटर्न अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, और वहीं पर आप उसको क्लिक कर वहीं से उसको जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि उस समय अगर आपको ध्यान हो तो सरकार ने इस तरह की बहुत सारी एपीआई लोगों को बांटी थी, ताकि वो कंपनीज जीएसटी रिटर्न फाइल करने में फैसिलिटेट कर पाए। तो हमने भी एक एपीआई ली थी, तो हमारे ही प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्टली जाकर वो रिटर्न अपलोड कर सकते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और अगर बात आज से हम 15 साल पीछे जाएं, तो उस समय की जो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो, और इस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको आप किस तरीके से उसमें क्या अंतर आप देखती हैं? देखो, अगर मैं 15 साल पहले तो छोड़ो, मैं सिर्फ 12 साल पहले 2013-14 में चली जाती हूँ, और अब जब मैं 2025 में बैठी हूँ, तो 2013-14 में हम विश्व की 5 सबसे वीक इकोनॉमीज में से थे।
अगर वो कहते हैं ना कि नीचे से 5 नाम बताओ, तो हमारा नाम था कि हम नीचे से 5वें नंबर पर थे, और आज हम ऊपर से 30वें नंबर पर हैं, और जल्द ही हम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे 2047 तक। एक विकसित भारत 2047 तक भारत एक विकसित भारत हो जाएगा। तो आज हम टॉप में compete कर रहे हैं, तब हम नीचे सर्वाइवल को लिए compete कर रहे थे 2013 में भी, 14 में भी, आई थिंक 14 के बिगिनिंग में भी हम 2014 के बिगिनिंग में हम सर्वाइवल के लिए compete कर रहे थे। इनफैक्ट जब हमारी रिटर्न्स ऑडिट रिपोर्ट्स सबमिट होती थी कंपनीज की, तो हम एक नेगेटिव पूरी इकोनॉमी में सबके रिटर्न, सबके लॉसेस देखते थे। बैंक्स लॉसेस में थे, क्योंकि बैंक जिस कंपनी को लोन दे रहा है वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, तो बैंक को अपना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो बैंक्स भी लॉसेस में थे। लेकिन आज देखो बैंक्स प्रॉफिट में आ चुके हैं, है ना। बैंक्स अपने आप में एक इतनी स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, बैकबोन बन चुके हैं। सारे नेशनलाइज बैंक, पहले ऐसा नहीं था। पहले नेशनलाइज बैंक में जाओ तो घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, आपके काम नहीं होते थे, तो इसलिए हर कोई प्राइवेट बैंक की तरफ मूव करना पसंद करता था। लेकिन आज आप किसी भी, एक नहीं किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाएं, उसकी अपनी ऐप मिलेगी, डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वहां पर आप इजीली अपना काम करवा सकते हैं, और 3 मिनट में आपको लोन सैंक्शन हो जाता है किसी बैंक्स में। तो ऐसी भी फैसिलिटी है। रश्मि जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानती होंगी कि डॉलर्स के रेट जो है वो इस समय सबसे ज्यादा हाई है। अगर इंडिया के रुपए से अगर हम कैलकुलेट करें तो उस समय और इस समय में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। डॉलर्स जितने ज्यादा हाइट पे जाएंगे, हमारी हालत कितनी ज्यादा खराब होती जाएंगी। इस समय वो कंडीशन है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉलर जो इंक्रीज कर रहा है, मैं उसका आपको एक रीजन बताती हूँ। डॉलर ज्यादा जो इंक्रीज करता है वो इसलिए करता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी का लेन देन है ना, पेट्रोल, डीजल, पावर, जितना भी एनर्जी का लेन देन है वो डॉलर के अंदर होता है। तो डॉलर, यूएस के पास ये एक अपर हैंड है कि पूरा वर्ल्ड एनर्जी का एक्सचेंज डॉलर्स में करता है, इस वजह से डॉलर के रेट बढ़ते जाते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि, हालांकि पुराने पिछले 10-12 सालों में इंडियन रुपी बहुत स्ट्रांग हुआ है, ऐसा नहीं है, इंडियन रुपी बहुत स्ट्रांग हुआ है, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई है, लेकिन अगर हमको डॉलर को काउंटर करना है तो हमें यहाँ पर एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेज लाने पड़ेंगे। जब तक हम एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं लाएंगे, तब तक हम, अब आज की डेट में आपको शायद मालूम हो नहीं मालूम हो कि हमारी एनर्जी की कंजम्पशन जो पहले थी, जो हम करते थे, अब उसमें से ऑलमोस्ट 30% ऑफ द इंक्रीज्ड कंजम्पशन जो है हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से कर रहे हैं। और ये पेरिस अकॉर्ड, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस में जाकर एक पेरिस अकॉर्ड, पेरिस समझौता कहते हैं, जहां पर सब देशों ने मिलकर ये प्लेज लिया कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएंगे, ताकि, क्योंकि जो हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जब तक हम ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ नहीं जाएंगे, हम उनको भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर क्या होगा। तो 2030 तक ऐसा प्रण लिया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि हम 2030 तक अपने देश की 1/3 जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ऑल्टरनेट सोर्सेज से करेंगे। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम ऑलरेडी वो अभी तक अचीव कर चुके हैं। तो हम अपनी तरफ से वो पूरा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके थ्रू सबको भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज सोलर पैनल्स लगाइए। सरकार आपको बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है, बहुत तरह के और ऑल्टरनेट आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, आपको सीएनजी पर फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो आप भी अपने एंड पर वो कोशिश करें, जब आपको जरूरत नहीं है अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद रखिए, घर में उतना ही एसी चलाइए जितने की रिक्वायरमेंट है। अगर थोड़ा थोड़ा हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे और डॉलर प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हम स्थिति देख रहे हैं, आज से 10-12 साल पहले गोल्ड के रेट और अभी के गोल्ड के रेट, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो गोल्ड को नहीं छोड़ा जा सकता। आज 1 लाख रुपए है, वो टाइम 31,000, तो दुगने से भी ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो गोल्ड के रेट आज की डेट में बढ़ रहे हैं, कुछ तो अभी पीछे जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, उससे पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, वॉर का
हमेशा गोल्ड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जो लिक्विड फॉर्म ऑफ असेट है, आपके पास होता है। बिल्कुल। और हमने पिछले कहते हैं ना, अपनी हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो हिस्ट्री से हमने सीखा कि जब वॉर होता है तो और कुछ काम करे ना करे, आपका गोल्ड काम करता है। तो इसलिए भी वॉर के दौरान हम गोल्ड के रेट्स में अनयूजुअल इंक्रीज देखते हैं, हाइक देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे को इंडिया में तो ये भी लगता है, क्योंकि इंडिया में हर गृहिणी के लिए सोना उसका सबसे बड़ा सच्चा बहुत साथी important है। और मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर सारी हिंदुस्तान की गृहिणियां अपना सोना दे दे तो पूरी इकोनॉमी तो वो अपने उस सोने से ही चला लेगी। तो सोने का कहीं ना कहीं प्यार और मोह हम सब में है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये टाइम उस सोने को सेल करने का है। सोने का रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, सोने को सेल कर दो, आगे सोने का रेट नीचे आएगा। और उस समय अच्छा, ये आप दोबारा- गारंटी है कि रेट नीचे आएगा? आएगा बिकॉज कई बार बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है उस पर भी असर होता है, ऐसा मेरा मानना है। सच है या नहीं मैं नहीं कह सकती, बट मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो गोल्ड के हैं वो यूएस के पास है। और यूएस जो है कि अगर डॉलर तो बढ़ रहा है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी एक्चुअली बैठी हुई है। वहां पर जो जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तो इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहेंगे वो आप देखिए, हाँ, महंगाई का दर जो है वो बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में फिर भी कंट्रोल के अंदर है, हम कंपेयर करें तो अमेरिका उसको बचाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए डॉलर के प्राइसेस भी हाइक कर रहा है और गोल्ड के प्राइसेस भी हाइक कर रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कुछ ही टाइम में अमेरिका अपने गोल्ड के रिजर्व्स बेचेगा, क्योंकि जब गोल्ड बहुत हाई हो जाएगा तो वो अपने रिजर्व्स बेचकर अपने डॉलर को ऑल्टरनेट करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है हम भी फायदा उठाएं, क्योंकि ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। अमेरिका का हम वो इतना बड़ा जायंट है, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो अपना सोना आप भी यहाँ पर बेचकर उस पैसे को, प्रॉफिट को बुक कर लो, और जब आगे जाके सोने का रेट कम आए तो आप दोबारा खरीद लेना। रश्मि जी, आपसे ये सवाल तो मेरा बनता है दोनों तरीके से, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में इकोनॉमी सेल में हेड हैं और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो आज से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से अगर हम देखें तो महंगाई ने बहुत मार मारी है। अगर आप किसी से भी पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि महंगी हो गई, चीजें महंगी हो गई। रेलवे की बात करें, वहां महंगाई हो गई है। अगर सब्जियों की बात करें, आटा चावल दाल की बात करें तो वो महंगा हो चुका है, दूध महंगा हो चुका है। और कहा यह जाता है कि नहीं, हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या ये इसे ग्रोथ कहा जाएगा कि आप जो आपकी बेसिक जरूरत है, खाने की जरूरत है, वो महंगी हो रही है? नमक, जो कहते हैं कि रोटी के साथ नमक खा लें, तो वो नमक के रेट भी इतने हाई हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महंगाई की आपने बात करी कि सब्जी महंगी हो रही है, नमक के रेट महंगे हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी किसी भी मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई की आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई स्टेगनेंट होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। और ऐसे ही अगर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है। ये एक नॉर्मल जनरल इकोनॉमिक्स है जो कि किसी भी चीज में काम आती है। अब जो महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है। आज आप सड़क पे गाड़ियां देखिए कितनी ज्यादा हैं। किसी टाइम पर साइकिल होना भी, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, साइकिल होना भी अपने आप में शान की चीज होती थी कि मेरे पास साइकिल है। लेकिन आज हर बच्चा जो कॉलेज जा रहा है वो अपनी गाड़ियों में जा रहा है, कि लोगों के पास कॉस्ट, अपने जेब में जो पैसा है वो बढ़ गया है। इन हैंड इनकम लोगों की बढ़ गई है। ये प्रोस्पेरिटी तो है। प्रोस्पेरिटी है कि आज जहां पहले एक घर में अगर कोई 20,000 रुपए कमाता था तो वो पूरा घर चला लेता था, और आज वहीं पर 2 लाख 3 लाख तो मिनिमम इनकम हो गई है लोगों की। तो नेचुरली जब पॉकेट में पैसा बढ़ गया है तो उसको लेते हुए चीजों की सब डिमांड बढ़ी तो उसके रेट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। हालांकि सरकार की तरफ से तो ये एंडेवर रहता है कि जितने भी एक आर्थिक सीमा से नीचे वाले लोग हैं उनको राशन फ्री में मिल सके, उनको एजुकेशन फ्री में मिल सके, उनको हेल्थ फैसिलिटीज आयुष्मान कार्ड फ्री में मिल सके, उनकी एजुकेशन फ्री हो सके। महिलाओं को हरियाणा में तो बेटियों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, किताबें और यूनिफॉर्म भी दी जाती है। स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में खाना भी बच्चों को दिया जाता है कि आप आकर खाना भी यहाँ खाएं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जो बेसिक नीड्स एक आर्थिक आय से कम लोगों की है वो मीट हो सके।
बाकी जो प्राइसेस के ऊपर बढ़ना या कम होना होता है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जी रश्मि जी, जैसा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि पहले साइकिल होना बहुत बड़ी चीज थी, आज लोगों के पास एक नहीं 4-4 गाड़ियां हैं, तो क्या आप इस डेवलपमेंट को अच्छा मानती हैं? क्योंकि गाड़ियां ज्यादा होने की वजह से रोड पे जो बहुत विशाल वृक्ष हुआ करते थे, जो आपको ऐसे टाइम पे छाया देते थे जब आपको जरूरत होती थी, और अगर बात दिल्ली की जाए, दिल्ली राजधानी है, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं वहां पे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है। एक टाइम था कि वहां की गवर्नमेंट ने ऑड एंड इवन कानून लेकर आए थे कि आप इतनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या ये डेवलपमेंट लोगों के हित में, क्योंकि साइकिल से किसी को पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम डेवलप तो कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम पहले आरओ नहीं हुआ करता था, लोग नॉर्मल पानी पीते थे। आज आपके पास पैसा है, आप आरओ खरीद रही हैं इसलिए कि आपको पानी साफ मिल पाए। लेकिन अगर हम अपनी प्रकृति को ही बचा कर रखें, अगर वही चीज हमारे साथ सही रहे, तो क्या हम नहीं जी पाएंगे? देखिए, जो आपने कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। हम जब डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट हर किसी को चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी प्रकृति को पीछे छोड़कर डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए। पिछले की सरकारों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा डेवलपमेंट हो रही है, पेस्टिसाइड डलकर सब्जियां उग रही हैं, लेकिन वो सब्जी अगर आप बैंगन जो पेस्टिसाइड डालकर बनाए, अब उस बैंगन को देखोगे तो बड़ा चमकता हुआ बैंगन दिखेगा, और वही अगर ऑर्गेनिक वे में आप बैंगन को करेंगी तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो हेल्दी होगा और ऑर्गेनिक होगा। लेकिन उसमें पेशेंस लगती है, उसमें ज्यादा पैसे भी लगते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स के थ्रू हम बहुत जल्दी वो चीजें कर सकते हैं। फ्रूट देखो मसाले के साथ पकाकर दे दिया जाता है। तो ये सब जो हम कहें कि फास्ट करने के दौर में, जल्दी जल्दी करने के दौर में हम जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मेरी माँ के नाम एक ड्राइव स्टार्ट करी, और जिसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कॉर्पोरेट्स, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रीज के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो मैंने कॉर्पोरेट्स में भी वो ड्राइव लेके गई, और एक एक कॉर्पोरेट ने इफ नॉट लेस कम से कम 10-10 हजार पेड़ अपने एम्प्लॉयज के थ्रू लगाए। एक कॉर्पोरेट में तो जब मैं गई तो वहां उन्होंने अपने हर एम्प्लॉय को 100 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। जब उन्होंने वो पेड़ लगाकर उसकी फोटो भेज दी तो 100 रुपया उनके अकाउंट में एज अ गिफ्ट या एप्रिसिएशन ट्रांसफर किया गया। तो लोग, इंडस्ट्री वाले भी ये समझ रहे हैं। तो जब कोई चीज, अच्छी चीज ऊपर से चलती है, आपका लीडरशिप अच्छी है, उसकी नीयत अच्छी है, तो लोग अपने आप उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम जो वृक्षारोपण है, अभी जुलाई में मॉनसून सीजन आएगा, जो कि वृक्षारोपण के लिए बहुत अच्छा सीजन माना जाता है, तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज एक पेड़, आपकी माँ है या नहीं है, आप एक पेड़ उनके नाम जरूर लगाएं, और उस पेड़ का ओनर्स भी लें। हमने एक और ड्राइव पिछले 7 सालों से हम गुड़गांव में करते हैं कि मेरा मटका, माई मटका के नाम से भी एक ड्राइव चलाते हैं, जहां हम मिट्टी के मटके जगह जगहों पर रखते हैं, और स्कूल के बच्चे ओनर्स लेते हैं उन मटके को पानी भरने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उन मटकों में हमेशा पानी रहे, ताकि जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो छोटे लोग वहां से गुजर रहे हैं, छोटे लोग क्यों, इवन बड़े लोग भी वहां से गुजर रहे हैं, तो मटके से पानी पी सके। तो ये भी एक ड्राइव हम पिछले 7 साल से गुड़गांव में चला रहे हैं। मटके में क्या आरओ का पानी डाला जाता है या ना? मैं बहुत मजे की बात बताना चाहूंगी कि ये काम जो है मैंने हेरिटेज स्कूल, जहां मेरे बच्चे पढ़ते थे गुड़गांव में, उस स्कूल के बच्चों को दिए, 11th और 12th के बच्चों को, और मैंने ये एज अ प्रोजेक्ट दिया कि इसको लीड तो खैर मेरा बेटा कर रहा था नीलेश के थ्रू, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स, सौमिल, ध्रुव, सब जने मिलकर उस मटके के अंदर को इस कर रहे थे। तो ये सजेशन बच्चों की तरफ से ही था कि उसमें आरओ का पानी भर देते हैं, अदरवाइज कोई पिएगा कैसे? क्योंकि जैसे आपने बोला कि हमारे बच्चे उस आरओ एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, उन्हें तो मालूम ही नहीं कि हम नलके से ऐसे मोक लगाकर पानी पीते थे, है ना। हम स्कूल में, मुझे नहीं याद होता कि हमने कभी आरओ का पानी बचपन में पिया है, लेकिन आज क्योंकि वो आरओ वर्ल्ड में पैदा हुए हैं, तो उनको आरओ के अलावा पानी समझ नहीं आता। तो उनको मैंने ये एक्सपेरिमेंट कराया कि जाओ पहले आरओ का पानी भरना शुरू करो उस मटके में, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जो मटका है, जो धरती है,
हमारी धरती में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी पानी को आरओ जितना प्योर पानी बना सकती है। तो मटके में जब हम नॉर्मल पानी को भी स्टोर करते हैं तो पानी की क्वालिटीज में चेंजेस आते हैं और वो पानी ड्रिंकेबल वाटर हो जाता है। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी ध्रुव शर्मा, जो एक मेरे बेटे का फ्रेंड था। एक दिन उसने मुझे आकर बोला कि आंटी मेरे मटके से एक रिक्शे वाला पानी पी रहा था, मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद से ये माई मटका वाला ड्राइव ये बच्चों के अंदर बहुत फेमस हो गया है। और गर्मियों की छुट्टियों में गुड़गांव में अच्छी अच्छी कॉलोनीज में, चाहे मैं बात करूं अरालियास की, कैमलियास की, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में बच्चे मटका अपने लगाते हैं गर्मियों में और इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर पानी रहे और लोगों को पीने के लिए मिले। मैम, जैसा कि आपने बताया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसके अलावा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बतौर डायरेक्टर आप रही हैं, तो वहां पे आपकी क्या भूमिका थी, क्या काम करते थे आप? HSIDC जिसको हम यहाँ पर हरियाणा में है और सारी इंडस्ट्रीज इसके अंडर आती हैं पूरे हरियाणा की, इसमें मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करने का मौका मिला और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे तब के जो चीफ मिनिस्टर थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और जब वो अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे थे तो उनके मन में ये बहुत स्पष्ट था कि रश्मि मैं ये चाहता हूं कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज आए कि इंडस्ट्रीज को रिलीफ दे पाए, क्योंकि हरियाणा में जो लैंड के प्राइसेस हैं, इंडस्ट्रियल लैंड के प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उस बहुत फाइट हो जाती है उसको करना। और एक बहुत मेजर इशू उस समय लोगों का आता था कि इंडस्ट्री लगाते थे और उसके बाद इनहैंसमेंट आ जाती थी। क्यों? क्योंकि फार्मर से वो लैंड एक्वायर हुई और एक्वायर होने के बाद फार्मर कोर्ट में चला जाता था और कोर्ट से उसको इनहैंसमेंट मिल जाती थी। कोर्ट से इनहैंसमेंट मिल जाती थी तो HSIDC को वो इनहैंसमेंट उसको देनी पड़ती थी। अब HSIDC वो कहाँ से देगा? वो जिनको उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां जगह बेची है इंडस्ट्री के लिए उसी से लेगा। तो वो एक एडिशनल कॉस्ट उनको बाद में आ जाती थी, जो कि उनकी पूरी ROI को जो मतलब जो प्लानिंग कर आप सोच रहे हो कि मैं 1 करोड़ की जमीन लूंगा और आपने पूरा अपना प्रोजेक्ट प्लान करा और बाद में उस 1 करोड़ के ऊपर आपको 30 लाख रुपए की और कॉस्ट आ गई। अब आप इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है ना HSIDC कुछ कर सकते है, क्योंकि फार्मर्स को कोर्ट ने दे दिया, सैंक्शन कर दिया। वहां हम फार्मर्स को भी गलत नहीं कहते, क्योंकि हर इंसान को लगता है मैं भी अगर फार्मर होती और मेरी लैंड होती तो मैं भी चाहती कि जितना ज्यादा मुझे उसको उससे बेनिफिट मिल सके, पैसे मिल सके, वो कोशिश करें। तो वहां कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन जो एंड रिजल्ट है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट पर आकर उस कॉस्ट को पड़ती है तो वहां वो गलत हो जाता है। तो इस चीज को जो हमारे उस समय के चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर जी बहुत ही बारीकी से समझ रहे थे, क्योंकि वो पहले पूरे हरियाणा में घूम चुके थे। तो उनको एक एक चीज का पता था कि लोगों के कहते हैं ना नर्व्स पता थी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो आए उनका सबसे पहला एंडेवर ये था कि मुझे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इस कॉस्ट से बचाना है जी। मेरे फार्मर्स को एडिशनल पैसे मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये ऑल ऑफ अ सडन कॉस्ट ना पड़े, इससे मुझे बचाना है। तो फर्स्ट डिसीजन जब मैं ज्वाइन कर रही थी उन्होंने बोला कि मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाना है, तो अब से HSIDC इस कॉस्ट को बियर करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करेगा। जिसने एक लैंड एक एक्स अमाउंट पर ले ली वो वही देगा, उसको EDC IDC और इनहैंस करके हम नहीं देंगे। तो इसके ऊपर ही वांटेड सजेशंस कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस पर हमने ये किया कि HSIDC उस कॉस्ट को बियर करेगी। और एक ई भूमि पोर्टल मनोहर लाल जी ने बनाया था, अगर आपको पता हो, जहां पर हमने एग्रीकल्चरिस्ट को, किसी भी आदमी को ये ऑप्शन दे दी कि आप अगर अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो आप ई भूमि पोर्टल पे जाइए और अपनी जमीन आप कितने में बेचना चाहते हैं वो बता दीजिए। तो सरकार आपसे उतने में आपकी से वो जमीन खरीद लेगी, ताकि आप भी लिटिगेशन बंद करें, बार बार कोर्ट जाना। इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी और हैप्पी चीज किसी के लिए कोर्ट जाना। तो आपको भी कोर्ट नहीं जाना, आपकी भी लिटिगेशन खत्म, और जो प्राइस आपको पसंद है सरकार आपसे उस प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करके उसी समय खरीद लेगी। तो बाद में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी उस बंदे को भी जो अपनी जमीन बेच रहा है, और सरकार को भी, और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जो वो जमीन को खरीद रहा है अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था जो उस समय हमने किया। साथ ही जो पहले के पैसे पेंडिंग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, तो लेट अस प्रिज्यूम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर एनहांसमेंट के 10 लाख पेंडिंग थे, लेकिन उसके पास वो पैसे नहीं थे देने के लिए। वो उस पर इंटरेस्ट लगते 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 वो 30 लाख हो गया, लेकिन उसके पास तो 10 लाख भी नहीं थे देने के लिए, और उसके पास तो 30 लाख भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत नेक टू नेक कर रहे होते हैं। जो उनको भी जिस
रेट पर अपना सामान बेचना होता है, उस पर भी उनको हर साल कॉस्ट कटिंग के लिए बोलती है जो कंपनी जो खरीद रही होती है। तो बहुत नेक टू नेक चल रहा होता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी। तो उसका एक सोल्यूशन जो मैंने किया कि हमने सिडबी के साथ एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया। सिडबी को हमने HSIDC उसमें पार्टी बना कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आप लोन दे दीजिए 30 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने वो लिया जो उस समय हाउसिंग लोन के लिए होता था 8%, कि 8% लोन के ऊपर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को 30, लेट अस से ये एग्जांपल लेते हैं कि 30 लाख का पेंडेंसी थी, तो आप 30 लाख का लोन दे दीजिए। उस 30 लाख के लोन को इंडस्ट्रियलिस्ट HSIDC को लौटा देगा। HSIDC ने उनको कुछ वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल भी दिए ताकि थोड़ा अमाउंट कम हो सके, लमसम हमें पैसे मिल रहे हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट सिडबी को वो पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे देगा। तो उसका मीटर वहां रुक गया, लिटिगेशन खत्म हो गई, वो भी टेंशन फ्री होकर अपना काम कर सकता है। और आगे के लिए तो एश्योरेंस हो ही गई कि इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ई भूमि पोर्टल के थ्रू काम हो रहा था। तो ये जो एक ओवरऑल स्कीम बनाई, हालांकि मैं इसमें एक पूरा श्रेय खुद नहीं लेना चाहूंगी, इसका श्रेय सारा के सारा मनोहर लाल जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं की सोच थी। हमने तो सिर्फ उसमें जो MD थे और जो चेयरमैन थे, हम सब ने तो सिर्फ उस सोच को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। लेकिन वो 2-2.5 साल जो मैंने HSIDC में काम किया, मुझे बहुत लर्निंग मिली और मुझे बहुत अच्छा लर्निंग मिली, क्योंकि मैं मनोहर लाल जी के साथ काम कर रही थी। तो एक ऐसे इंसान को, इतने बड़े व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखने का और समझने का मुझे मौका मिला। तो जिस ईमानदारी और हिम्मत और कहते हैं ना कि ऑनेस्टी के साथ वो काम कर रहे थे, वो मैंने भी सीखी और मैंने भी अपनी लाइफ में कहीं उस ठहराव को लाने की कोशिश करी। तो वो जो 2.5 साल थे, मैंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारा उससे अपना लिया भी। इसके अलावा आप पंजाब एंड सिंध बैंक में भी डायरेक्टर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी? पंजाब एंड सिंध बैंक में भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रही हूँ। और उस समय जब मैं डायरेक्टर थी और मैं बैंक में पहुंची, तो मैंने देखा कि बैंक के बोर्ड पे कोई महिला नहीं है। तो सबसे पहला तो मुझे लगा कि महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण तो मुझे जरूर ही करना चाहिए, और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भी एक महिला है। तो मुझे लगा कि सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि बोर्ड पे और महिलाओं को लेकर आना चाहिए। तो मैंने उस तरह की पॉलिसीज और इंडेवर्स करे। हालांकि हाँ, जो बैंक के MDs और बाकी स्टाफ है, सबने मेरे को सपोर्ट करा, मेरी बात को माना। और बाय द टाइम मैं वहां से गई, बोर्ड के ऊपर 2 महिलाएं आ चुकी थी, एक CFO महिला थी और एक HR की डायरेक्टर महिला हुई। तो ये एक काम किया गया। प्लस एक सबसे अच्छी चीज जो हमने वहां पर लॉन्च करी, वो थी चॉइस पोस्टिंग। तो एक महिला जिसका बच्चा होता है और वो अपने बच्चे को 6 महीने का तो उसको ऑफिशियल लीव मिलता है, लेकिन 6 महीने बाद भी वो बच्चे को छोड़कर फुल टाइम काम कर सकती है और करना चाहती भी है। लेकिन अगर उसकी पोस्टिंग दूर हो जाती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो बच्चे को कैसे संभाले और अपनी पोस्टिंग, दूर की पोस्टिंग में वो काम भी कर सके। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए पंजाब एंड सिंध बैंक में MD और चेयरमैन और बाकी बोर्ड की मदद से हमने एक पॉलिसी बनाई कि वो महिला जिसका बच्चा 2 साल तक वो चॉइस पोस्टिंग ले सकती है, यानी कि अपनी पसंद की ब्रांच में काम कर सकती है। वो चाहे तो रूरल पोस्टिंग ले, चाहे अर्बन पोस्टिंग ले, चाहे जहां उसकी मदर रहती है वहां पोस्टिंग चाहती है, चाहे वहां जहां उसकी मदर इन लॉ चाहती है वो उधर पोस्टिंग चाहती है, हस्बैंड है जहां उसको कन्वीनियंट लगे कि मैं ये पोस्टिंग के साथ आराम से 2 साल अपने बच्चे को टाइम दे सकती हूँ, उसको फीड करा सकती हूँ और उसकी डेवलपमेंट में ध्यान दे सकती हूँ। क्योंकि आपको याद कराना चाहूंगी कि मातृत्व पोषण उसके लिए भी हमारी सरकार वचनबद्ध है, और बच्चा और माता पौष्टिक रहे उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि 2 साल तक माँ बच्चे के साथ रहे। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये चॉइस पोस्टिंग वाला लेकर आए। और आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं, जब मैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने गई, वहां पर मैं बॉम्बे में थी, मैं जो है महाराष्ट्र किसी काम से गई थी, वहां सारी महिलाएं मेरे पास आई और उन्होंने थैंक यू कहा कि आपकी इस पॉलिसी की वजह से आज हम अपने होम टाउन में अपने बच्चों के पास हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला जो बैंक में काम कर रही है वो सेम एग्जाम देकर आई है जो पुरुष ने दिया है, तो उसको भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ग्रोथ की।
तभी हम ज्यादा डायरेक्टर्स और ज्यादा एमडीज महिलाएं देख पाएंगे। आज हम पूरे एमडी में से एक एमडी अगर महिला हो जाती है तो हम उसके लिए ताली करते हैं कि वो एक बैंक में एमडी जो है वो महिला हो गई। पुरुष होने पर तो हम तालियां नहीं करते, तो महिला होने पर तालियां क्यों? क्योंकि हमें पता है कि महिला के लिए कितना मुश्किल है उस लेवल तक ग्रो करना। तो अगर हम उनको वो फैसिलिटी दे पाए, वो सुविधा दे पाए कि वो भी एमडी बन सके और एक महिला एमडी होना कोई हैरानी की बात ना रहे, उस दिन आई थिंक मुझे लगेगा कि वुमेन डेवलपमेंट हो गई और जो मैंने चीज शुरू करी है चॉइस पोस्टिंग की, उसका प्रॉपर रिजल्ट मिला है। आप महिला सशक्तिकरण को इस रूप में समझाएंगी कि जैसे आप खुद महिला हैं, आपके हिसाब से हमारे देश में बहुत सारे स्कीम्स चलती हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग महिलाएं कब सशक्त होंगी? आपके अकॉर्डिंग, आपके समझ से? अब देखो, वैसे तो महिला मैं कहूंगी कि सशक्त ही पैदा होती है। हम अगर देवी के रूप करें तो 9 रूप हम देवी के कहते हैं, तो उसमें सारी पूरी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि महिला को सशक्त हमें बचपन से ही करना है। मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा की एक बात बताना चाहूंगी कि हरियाणा में करनाल से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे श्री मनोहर लाल जी के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्कीम चालू करी, जो हरियाणा से चली और चल के पूरे देश में वो प्रसिद्ध हुई, और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जो मेल और फीमेल का सेक्स रेशो है वो बहुत अच्छा हो गया है और हरियाणा में बेटियां इतना अच्छा कर रही हैं हर फील्ड में। तो हमने एक शुरुआत कर दी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक एक महिला को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी तब तक हम उसके राइट एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। और फिनेंशियल एम्पावरमेंट करने के लिए उसको हमको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, और इसी चीज पर हम काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि मुझे हमारे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स लाए कि महिला जो है, अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाएं, एक आदमी को पढ़ाएं, तो आप एक आदमी को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को सशक्त करते हैं तो आप उस पूरे परिवार को सशक्त करते हैं। इस तरह लेकर उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए लेकर आए ताकि महिला कमाकर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। जब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उसको कॉन्फिडेंस भी आता है और उसकी बात में वजन भी आता है। आज आप मेरा इंटरव्यू इसलिए ले रहे हो क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और सक्सेसफुल हूं। अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होकर और सक्सेसफुल ना होती और घर में कहीं बैठी हुई होती तो शायद आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते। जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रश्मि जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुई है, तो आपसे ये सवाल बहुत जरूरी बनता है पूछना, क्योंकि आप भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझती हैं। आपको समझ में आता है कि किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भारत की हो रही है। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो किस तरह के कदम उठाए कि बेरोजगारी कम हो? अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब किसी को काम करने के लिए कुछ ना मिले, तो इस डेफिनेशन को ही हमें चेंज करने की जरूरत है। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ जॉब से रिलेट करके मत देखें। बहुत सारे मोदी जी ने एक स्कीम चलाई है स्वावलंबी भारत, यानी कि मैं जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनूं। मैं और मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सब चीजें इसलिए बनी ताकि हम अपना उद्योग बढ़ा सकें। अपनी आप में, जैसे हम एक स्मॉल कस्बा है तो हमारी सारी चीजें हम वहीं से नीड को पूरी कर सकें, जिसको हम वोकल फॉर लोकल नाम से उन्होंने किया। तो सबको अपना काम स्टार्ट करने के लिए मदद मिल रही है। विश्वकर्मा योजना है जहां हम छोटे से छोटे कारीगर को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम छोटे छोटे फेरी वालों को भी एक्नॉलेज करके उनको पैसे दे रहे हैं, और बड़े बड़े उद्योगों में भी हम पैसे दे रहे हैं ताकि इंडिया में हम मेक इन इंडिया कर सकें और अपने यहाँ पर बिजनेस जनरेट करें और लोगों को जॉब दे सकें। तो मुझे लगता है कि अब वो जो हम पहले अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते थे तो वो हम यूथ को सशक्त नहीं करते थे आगे बढ़ने के लिए। आज हम यूथ की एम्पावरमेंट कर रहे हैं। अगर ये देखो, मैंने आज जो ये सूट पहना है, ये जो सूट है यही लोकली हरियाणा में गुड़गांव में साहिल कपूर नाम से एक डिजाइनर है,
जो अपना काम कर रहे हैं। आज मैंने ये उनका सूट पहना है, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए ये सूट बनाया। तो अगर हम सारे जने अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहेंगे तो यही तो है यूथ एम्पावरमेंट, यही है एम्पावरमेंट, और यही अपॉर्चुनिटी देगा लोगों को आगे और लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए। जी रश्मि जी, आप आतंकवाद और भारत की सुरक्षा पर क्या सोच रखती हैं? क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है भारत पाकिस्तान और सीज फायर भी आप देख चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जो भी पिछले कुछ दिनों में घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई उनको मैं बहुत दुखद रूप से देखना चाहूंगी। कश्मीर में जो मासूम हत्याएं हुई वो जानवर की वाली घटना थी, बारबरिक हम जिसको कहते हैं, कि बिल्कुल बर्बरता से आपने किया। आपने औरतों के सामने उनके पतियों को मार दिया, और ढूंढ के लोगों को मारा। इस तरह का काम मानवता का काम नहीं है। ये ढूंढ कर मारना और धर्म पता करके मारना कि आप हिंदू हैं, तो ये चीज जो पहली बार हुई है, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? ये जो है लोग, ये टेररिस्ट हैं, इनके अंदर कोई मानवता नहीं है। ये अमानवीय, जो हम पुराने हमारे अगर हम ग्रंथ पढ़ें तो राक्षस के बारे में पढ़ते थे, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके लिए ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किनको मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। ये तो एक मैसेज भेजने की कोशिश करी जा रही थी मोदी जी को, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में मोदी जी इतनी मेजोरिटी के बाद तीसरी बार सरकार आई, जिससे ये साफ है कि लोग जो है मोदी जी को पसंद कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो हम मोदी जी और हमारे देश के सभी नेता, जिसके अंदर मैं दोबारा मनोहर लाल जी का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी आज की डेट में 2 बड़े पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, पावर और हाउसिंग वाला। तो ये सब मिलकर हम 2047 में विकसित भारत बन सके, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अच्छा काम हो रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीएसटी की कलेक्शन ऑल टाइम हाई है। और इस सब के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, मतलब जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, इस तरह का एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है सिर्फ इसलिए कि हम डीरेल हो जाए। हम जिस स्पीड से, रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता था कि हम 2047 क्या उससे पहले भी शायद विकसित हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ उसको डीरेल करने की ये कोशिश थी जो करी। और मोदी जी का और अपने देश की तीनों सेनाओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस मुश्किल की घड़ी में इतना स्ट्रांगली हमारा साथ दिया। वो रात भूल नहीं सकते जब रात हमारे जो सैनिक हैं वो हमें कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से 400 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ हमारे ऊपर हमला हो रहा था। हम अपने घरों में बैठे थे, सुरक्षित थे, रात का समय था, काफी लोग सो रहे थे, बट आई एम श्योर वो माए, वो पिता जिनके बच्चे इसमें थे, वो सो नहीं पाए होंगे। और बिलीव मी, मेरा कोई अपना बेटा या भाई इस युद्ध में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे लिए आप सारे मेरे अपने थे। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और मैं मेडिटेट करती रही और भगवान जी से प्रार्थना करती रही कि सारे बच्चों को सही सलामत ले आना। उससे कुछ दिन पहले ही हमें हरियाणा में हमारे 3 बच्चे शहीद हुए हैं, ऐसी खबर मिली थी। तो हम उससे पहले ही दुखी थे कि हमारे 5 शहीद जो इसमें से 3 शहीद हरियाणा से ही हैं, तो उससे हम पहले ही बहुत दुखी थे। तो कहीं उस समय मेरा तो पूरा सिर्फ यही फोकस था कि भगवान जी हमारे बच्चों को सही सलामत वापस ले आना। हमने पाकिस्तान में 9 उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकी रहते थे, और उन ठिकानों को देखा गया, रेकी की गई प्रॉपर्ली कि वहां टेररिस्ट कैंप चलते थे और उन्हीं पर हमला किया गया। कहीं पर भी पाकिस्तानी सिविलियन को हमने नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा ना मंशा थी, ना ऐसा किया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भारत ने स्टैंड लिया वो बहुत अच्छा था। अब आप मेरे से बोल रही थी कि सीज फायर के बारे में, कि सीज फायर का डिसीजन अच्छा है या बुरा है, और मैं जानती हूं कि ऑपोजिशन इस पर अपना मुद्दा बनाकर बैठी है, लेकिन प्लीज समझिए कि इंडिया कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं होता है। हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, हम आतंकवाद खत्म हो जाए ये तो जरूर चाहते, लेकिन पाकिस्तान खत्म हो जाए ऐसा हमने कभी भी ना सोचा है, ना हम सोचना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया
वो पूरी तीनों सेना के जो चीफ थे, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब पूरी कमेटी ने बैठकर बहुत सोच समझ कर लिया, क्योंकि युद्ध अगर बढ़ता रहता तो नुकसान दोनों ही साइड होता। उस रात 400 ड्रोन आए और एक भी धरती पर हमको हार्म नहीं किया। और उसको देखकर मुझे रशिया और यूक्रेन का वॉर याद आ गया कि जहां ड्रोन आ रहे थे बट वो ड्रोन नीचे भी गिर रहे थे। तो अगर एक भी ड्रोन नीचे गिरता और क्या नुकसान होता, आप खुद सोच सकती है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध की स्थिति थी, भारत आगे बढ़ रहा था और बहुत अच्छे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो आर्मी हमारी फोर्स है वो अच्छी थी, हमारे पास मिसाइल्स थे जो बाहर से खरीदे गए थे। तो अगर इसे कंटिन्यू करते, सीज फायर पर ना मानते, ना बात मानते ट्रंप की, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप की, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की, तो शायद पीओके पर कब्जा हो सकता था। देखिए, हम यहाँ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इस तरह की बात करें कि ऐसा कर लेने से ऐसा होता, वैसा कर लेने से ऐसा होता, बहुत गलत है। हमारे को वो करना चाहिए जो हमारा काम है। मैं सीए हूँ, मुझे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अपना टैक्सेस देना है, लोगों के साथ बुरा नहीं करना है, वो मेरा काम है। मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने, वो मेरा काम है। वहां उनका काम उन्हें करने देते हैं, क्योंकि पूरी सिचुएशन उनको पता है। और दूसरी बात, एक बात समझिए, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और भारत, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत के मन में पाकिस्तान को लेकर नफरत नहीं है। भारत के मन में अगर किसी को लेकर नफरत है तो वो है आतंकवाद। भारत आतंकवाद के खिलाफ है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हाँ, वो लोग पाकिस्तान में जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत उनकी भी निंदा करता है, ये राइट है। लेकिन वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद से परेशान हैं, और वहां पर भी अब बहुत सारी चीजें हैं। ये सब मैं ओपनली नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो हो रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं एक माँ भी हूं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे भारत के सारे लोग सेफ हैं, नॉट ओनली सेना के, बाकी लोग भी सेफ हैं। तो एज अ मदर मैं बहुत खुश हूं कि जो युद्ध है वो रुक गया और हमने सीज फायर किया। रश्मि जी, आपने अभी हमें वुमेन एम्पावरमेंट, आर्थिक स्थिति हमारे देश की और युद्ध सबके बारे में बताया। अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इस सफलता के पीछे किन किन लोगों का योगदान रहा है? जहां आप पहुंच चुकी हैं, वहां पे पहुंचाने वाले वो स्टेयर्स कौन से थे जिन्होंने आपको आगे सपोर्ट किया है? मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी। मेरे पिता रामनाथ सिक्का, जो आप इस हमारे साथ नहीं है, और मेरी माता कमलेश सिक्का, जो अभी भी फरीदाबाद में है। दोनों ने ही मुझे जो संस्कार दिए। मेरे पिता एक स्वयं सेवक रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने स्वयं सेवक और बीजेपी के लिए निकाल दी। इनफैक्ट वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज जो बीजेपी जहां है वहां पहुंचाने में जो नींव का काम किया, नींव का पत्थर का जो काम किया, वो मेरे पिताजी उनमें से रहे, रामनाथ सिक्का। तो उनकी प्रेरणा से ही मैं जो है लाइफ में कभी हार ना मानना सीखी। जब आपको बताना चाहूंगी कि जब राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा था और कार सेवा के लिए लोग जा रहे थे, उस समय भी उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही। संघ का भूमि उस समय जब मैंने बहुत क्लोजली देखी और समझी, उसी समय वहां पर एक फरीदाबाद में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और बहुत 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत सारे लोग वहां पर मरे पड़े थे, लाशें थी। और लेकिन कुछ लोग लूटने के लिए आ गए, लड़कियों के मंगलसूत्र, अंगूठियां चोरी कर रहे थे। और तभी संघ के सभी लोगों ने फरीदाबाद में अपना एक घेराव बना लिया हाथों से, और किसी को भी उन तक नहीं पहुंचने दिया। उनमें से जो बचाए जा सकते थे उनको बचाया, जिनको राहत पहुंचाई जा सकती थी उनको राहत पहुंचाई, और जो नहीं बच पाए उनके भी शरीरों को सम्मानित रूप से रखा। तो वो जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने समझा कि संघ की प्रायोरिटी क्या है, संघ कितना प्योर हार्टेड है और कैसे समाज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो मेरी भी एक इंक्लिनेशन उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन कहीं मेरे अंदर पॉलिटिकल एम्बिशन ज्यादा थी, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। लेकिन मैं कहूंगी संस्कार मुझे मेरे माता पिता से ही मिले। मेरी माता कमलेश सिक्का, उन्होंने कभी भी मुझे किचन में भी नहीं घुसने दिया। उनको हमेशा लगता था तुम पढ़ाई कर रही हो, स्पोर्ट्स कर रही हो, इतना और काम कर रही हो, किचन में संभाल लूंगी, आप रहने दो।
जरूरी नहीं है। और उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगी, उन्होंने बोला जरूरी नहीं है कि एक औरत को सफल और एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए किचन में घुसना है। आप एक अच्छे बच्चे पैदा कर लो, आपके बच्चे अच्छी भूमिका समाज में दे, एक अच्छे इंसान बने, इससे भी एक सफल गृहिणी का मापदंड हो सकता है। तो दोनों की वजह से मैं इतना स्ट्रांग बन पाई। और बताना चाहूंगी कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरा डिवोर्स है। आपके हस्बैंड ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ जो हमारे साथ रहती थी, उनका बहुत साथ रहा मेरे लिए। वो भी मेरी मदर के बाद अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग लेडी देखी तो वो मेरी मदर इन लॉ थी, जो कि गांव से बिलोंग करती थी। 9 बच्चे अकेले, उनके हस्बैंड की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी और 9 बच्चे उन्होंने पाले थे और सबको इस्टेब्लिश किया था। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी लेडी थी, तो उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। वो मेरे साथ या कहूँ मेरे आगे खड़ी रही, क्योंकि मेरी मैरिज एक बहुत ही अब्यूसिव मैरिज थी। तो लेकिन जब तक मदर इन लॉ थी तो थोड़ा सहा जा रहा था, लेकिन मदर इन लॉ के जाने के बाद थोड़ा अब्यूज ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में मेरे बच्चों ने, उस समय मेरे 2 बेटे हैं और उस समय एक 10 साल का था और एक 14 साल का था, दोनों बच्चों ने मेरे लिए स्टैंड लिया। इनफैक्ट मेरे छोटे बेटे ने मेरे से ये पूछा कि आप ये अब्यूज सहकर रह रही हो तो क्यों रह रही हो? तो मैंने बोला मैं तुम दोनों के लिए, कि तुम दोनों के एजुकेशन के लिए, तुम दोनों को लाइफ में अपना फादर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम ये अब्यूज देख रहे हैं, कल हम अपनी बीवी को अगर मारेंगे तो क्या आपको ओके होगा? और मुझे उस समय ध्यान आया कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल से, कहते हैं ना कि जो सहता है अत्याचार, अब्यूज सहने वाला भी उतना ही कल्प्रिट होता है। वो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं अब्यूज सहकर ये सोच रही हूँ कि ठीक है समाज के डर से रह रही हूँ, तो लेकिन मैं बच्चों के लिए एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। तो इसलिए जो है, जब वो घर से गया छोड़कर, तो हमने उसको दोबारा नहीं बुलाया और हम घर में अपने बच्चों के साथ, बच्चे मेरा उस समय स्ट्रेंथ बने। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने उस समय मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे पार्टी में स्थान दिया। सुभाष बराला जी जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, दोनों ने मुझे बहुत सम्मान के साथ पार्टी में काम करने का मौका दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जीएसटी बहुत उस समय का मुद्दा था, मैंने 500 से ज्यादा सेमिनार्स और वर्कशॉप्स उस समय करी। उससे मुझे अपनी एनर्जी को एक अलग जगह लगाने का भी मौका मिला और अपने बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ जो मुझे मालूम नहीं थी कि मेरे में है, मुझे वो अपनी पहता चली और उन लोगों की मदद से मैं उसमें काम कर पाई। तो मैं उनको भी जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस चैनल के माध्यम से। अब रश्मि जी, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, आपने पार्टी के साथ भी काम किया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो आज की जो युवा है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज के युवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट युवा है। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज का युवा सिर्फ जब देखो मोबाइल के अंदर घुसा हुआ होता है, आपस में सोशल इंटरेक्शन नहीं है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी, वो उनकी दुनिया है। मिलेनियम, हम जो आज के बच्चे हैं वो मिलेनियम बच्चे हैं और वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। आपके अंदर जो कैलिपर है, जिसको लोग कुछ भी बोले कि आप कंप्यूटर के अंदर घुसे हैं, आप मोबाइल के अंदर घुसे हैं, आप सारा टाइम ये कर रहे हैं, उसको मत सुनिए। आपके अंदर वो टेक्नोलॉजी को समझने का क्षमता है, आप अपनी उस क्षमता को पहचानिए और देश के लिए, समाज के हित के लिए आगे आइए। बहुत सारे युवा आज की डेट में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे इंडिया में स्टार्टअप को लेके जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, शायद वर्ल्ड में मैंने कहीं नहीं देखी हैं उस तरह के प्रोग्राम्स जो इंडिया में रन कर रहे हैं। उसका फायदा उठाइए और अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में लाइए। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप देख रहे हो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एक और रिकॉर्ड किया है, तो आप भी कर सकते हैं। हर युवा में वो क्षमता है, सिर्फ उसको अपनी वो क्षमता को मतलब अपनी उस काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। और अपने उसके परिवार से भी कहना चाहूंगी कि प्लीज किसी भी चीज को लेकर अपने बच्चों को कभी डांटे मत, कभी रोके नहीं, आगे बढ़ने दे। सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी को भी किसी भी तरह की जरूरत हो तो हम उनके लिए हमेशा मौजूद हैं। और आप चाहें तो पूरा ये जो आगे आने वाला युद्ध होगा ना, ये साइबर वॉर होगा, तो सारे युवा जो आज मोबाइल में लगे हुए हैं ना, उन सबकी जरूरत पड़ेगी इस साइबर वॉर से अपने आप को बचाने के लिए। तो आप लोग सारे तैयार रहिए और जो कंट्रीब्यूशन कर सके अपने देश के लिए प्लीज जरूर करें। जी,
लास्ट एक सवाल आपसे कि देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश में अगर हमने यूनिटी बनाए रखनी है तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देश में यूनिटी बनी रहे, देश में पीस का एटमॉस्फेयर रहे, ये सिर्फ नेता का काम नहीं है, इसके लिए हमारी भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन लगेगी। और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। एक तो आपने सबसे अच्छा काम किया कि अच्छे नेता चुने हैं, आगे भी अच्छे नेताओं को चुनिए जो देश हित में काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी सब जो बोल रहे हैं कि जी ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, वहां इलेक्शन आ रहे हैं, तो प्लीज एक चीज बताना चाहूंगी कि इलेक्शन हर 6 महीने में इंडिया में आ जाते हैं। जब तक कि हम 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो मोदी जी की सपना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये तो चीज हमेशा ही रहेगी। फिर बजट आएगा तो आप कहेंगे कि वो बजट चुनावी बजट है इसलिए आया, लेकिन आप अपने वोट का, अपने उस राइट का बहुत दिमाग लगाकर इस्तेमाल करें और यूज करें। उसके लिए यूज करें जो देश के हित में काम करता है। उस पार्टी को आप पावर में लाएं, एक पार्टी को मेजोरिटी से पावर में लाएं, जो वो काम कर रही हैं उनको वो काम करने दें और आप अपने हिस्से का काम करें। मैंने जैसे बोला कि जो युवा है वो अपने हिस्से का काम करे, पहले अपनी पढ़ाई करें, अपने खेल कूद पे ध्यान दे, अपनी सेहत पर ध्यान दे, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे, फिर अपनी फिनेंशियल योग्यता कैसे बढ़ानी है उस पर ध्यान दे, ईमानदारी से अपने टैक्सेस दें, लोगों के साथ, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने माँ बाप को अपने साथ रखें और उनकी सेवा करें। क्योंकि अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली तो आपके सारे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपको कहीं कोई पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसको कहीं पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके सारे ग्रह अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो आप अपने हिस्से का काम करें और जो देश के नेता हैं जो आपने चुने हैं उनको अपना काम करने दें। अभी सिविल डिफेंस के लिए डीसीज के पास रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, प्लीज आप उनको ज्वाइन करें ताकि अगर देश में दोबारा ऐसी स्थिति आए तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाए। जी रश्मि जी, आपने एक तो अपना सबसे कीमती समय हमें दिया और साथ में बताया कि किस तरीके से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, जीएसटी के बारे में भी बताया क्योंकि आपका खुद का उसमें बहुत योगदान रहा है और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।